एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सा कॉमर्स क्लासेस। 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 से लिबरलाइजेशन। चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन को हमने समझ लिया था कि बेसिक इस चैप्टर के अंदर हमारा पढ़ने का मोटिव क्या है, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। स्टूडेंट, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी 1991 के बाद का जो फिनोमिना था वो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मीन्स जब 1991 के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे उसकी वजह से इंडिया के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए थे। चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है, इसीलिए इसके अंदर जो टॉपिक है हमारे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तीनों चीज़ें हमारी 1991 के बाद ही आई थी। ये सब हमें डिस्कस करना है। ओनली डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में हम लिबरलाइजेशन। बात करें लिबरलाइजेशन क्या होता क्या है, मतलब वो देखो। जो लिबरलाइजेशन था, जो इंडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंसंट्रेशन, कि जो सीधा और फिजिकल कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने इम्पोज की गई थी, जो चीज़ें लागू की गई थी, इम्पोज बाय द गवर्नमेंट इज रेफर टू एज ए लिबरलाइजेशन। जो उन्होंने अपने फिजिकल कंसंट्रेशन मीन्स जो फिजिकल एफर्ट दिखाए थे, डायरेक्ट एफर्ट दिखाए थे, उनको क्या कहा गया था? लिबरलाइजेशन। जो लिबरलाइजेशन था वो कॉमनली किसको डिफाइन करके चलता था? रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन इन ए कंट्री टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी विद अ फेवर लिमिटेड। जो लिबरलाइजेशन था वो क्या था कि भाई जो गवर्नमेंट ने छूट दी गई थी, जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे उनको लिमिटेड, जो उनके ऊपर बहुत ही कम लिमिटेशन लगाई गई थी ताकि वो बिजनेस अच्छे से कंडक्ट किए जाए, वो एंटरप्राइजेस अच्छे से स्टार्ट किए जाए। ठीक है। दिस इज रेफर टू ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक बाउंड्रीज फॉर मल्टीनेशनल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफ इमर्जिंग कंट्री। जो ये लिमिटेशन बहुत ही कम थी, इन वजह से क्या किया गया था कि हम बहुत जो मल्टीनेशनल, हम अदर जितनी भी कंट्री थी, फॉरेन कंट्री थी, वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते थे। उनकी जो बाउंड्री थी वो कम कर दी गई थी, उनके ऊपर लिमिटेशन बहुत ही कम लगा दी गई थी। हम बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया था कि आप जो विदेशी कंपनी है उनके साथ इजीली बिजनेस कर सकते हो, जो जितने भी विदेशी कंपनी है उनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। किसके अंदर? लिबरलाइजेशन में। वेरियस लिबरलाइजेशन मेजर वेर टेकन इन रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रेड। क्या क्या अब यहाँ पर मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया? क्या क्या चीज़ें लागू की गई थी? फॉरेन ट्रेड, विदेशों के साथ लेन देन हमारा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, जितनी भी टेक्नोलॉजी न्यू आए उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि हम जो कोई भी गुड्स बनाते हैं वो बाहर भेज भी सकते हैं और मंगवा भी इजीली सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जितने भी विदेशी कंपनी है वहाँ पर हम पैसा लगा सकते हैं। मेन मोटिव आपको समझ आ गया होगा लिबरलाइजेशन का क्या था, कि जो हमारी आर्थिक मंदी का दौर चला हुआ था, फाइनेंशियल जो क्राइसिस थे, उन्हीं को तो रिकवर करना था भाई। उस टाइम पर फ़ोन से हमने इतना बोरो किया हुआ था कि हमारी जो मनी थी, इंडियन मनी मतलब रुपीज़ था, वो बहुत ही कम वैल्यू में जा रहा था। ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, जब लिबरलाइजेशन स्टार्टिंग किया गया उस टाइम पर जो 5 इंडस्ट्रीज थी उनको छोड़ के सबके ऊपर लिमिटेशन बहुत ही कम कर दी गई थी। गवर्नमेंट के अंडर कौन कौन सी आ गई थी? लिक्योर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, जितने भी हथियार वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस केमिकल, ये सारे के सारे गवर्नमेंट के हाथ में थे, ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं थे। जैसे जैसे लिबरलाइजेशन के अंदर हम इम्प्रूवमेंट करते गए, यहाँ पर जो हमारी 17 से पहले 8 जो इंडस्ट्री आई, उसके बाद ये धीरे धीरे करके ओनली 2 इंडस्ट्री ही रह गई। 2 इंडस्ट्री कौन कौन सी रह गई? मतलब कि जो हम कह सकते हैं कि जिनका ओवरऑल गवर्नमेंट का अफेयर रहा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी अफेयर नहीं था, वो उसके ऊपर रेगुलेशन नहीं करती थी। उनको रेगुलेट कौन करने लगे? सारी की सारी को प्राइवेट। मैनी प्रोडक्शन एरियाज विच अर्लियर वॉज रिजर्व टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड नाउ डी रिजर्व्ड, कि कुछ तो इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल में चेंज कर दिया गया, कुछ को क्या कर दिया गया? डी रिजर्व, वापस से मर्ज कर दिया गया गवर्नमेंट सेक्टर में। जितनी भी लिक्योर हैं, अब सिगरेट हैं, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव है, जितने भी डेंजर केमिकल है, ये सारे के सारे किसके अंदर आ गए हैं? हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर।
ठीक है। सो डिफेंस इक्विपमेंट जितने भी वो तो अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में ही है। उसके बाद देखते हैं हम कि जो अगर कोई भी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसके ऊपर अगर उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो भी लिमिट होगी, है ना। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर ये भी डिसाइड नहीं कर पाता था कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस नहीं करना है। आफ्टर लिबरलाइजेशन प्रोड्यूसर को अपने खुद के डिसीजन लेने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वो प्राइवेट हाथों में चला गया। उसको क्या क्या डिसीजन लेगा कि उसको ये पता चल गया कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस और कैसे प्रोड्यूस करना है, हाउ मच कितना प्रोड्यूस करना है। ये सारी की सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को पता चल गई थी, ठीक है। सो उनको अब पता चलने का मतलब ये है कि उनके हाथों में हमने उसकी बाउंड्रीज कम कर दी गई थी, उनके हाथों में सौंप दिया गया था। उसके बाद जो लिबरलाइजेशन था उसके अंदर ना कुछ रिफॉर्म किए गए थे। फर्स्ट रिफॉर्म था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर जो आरबीआई का रोल रहा वो किस चीज़ में कि जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको फैसिलिटी देने लगा। वो प्राइवेट सेक्टर जितने मतलब क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर जो फाइनेंशियल सेक्टर थे, पैसा लेने देने का प्राइवेट बैंक्स ओपन किए गए थे में। एज ए रेगुलेटरी द आरबीआई वुड फिक्स द इंटरेस्ट स्ट्रक्चर फॉर कॉमर्शियल बैंक, कि उन्होंने जो कॉमर्शियल बैंक थे जो मनी का लेन देन करते थे, फाइनेंशियल लेन देन जो होता था एज ए बिजनेस मीन्स, उनमें क्या किया गया, इन्होंने इंटरेस्ट फिक्स कर दिया, स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया कि इतना इंटरेस्ट वो ले सकते हैं, इंक्रीज होके होगा तो इतना ही होगा, एक उनकी लिमिट फिक्स कर दी गई। But as a facilitator, it would only facilitate the free roll of the market force and let the bank decide their interest rate. ये चीज़ें आरबीआई ने तो स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, बट क्या हुआ कि ये ओनली एक फैसिलिटेटर बन के रह गया कि ये फ्री जो मार्केट फोर्स के अंदर ये अपना रोल प्ले करने लगा, फ्री रोल। अब यहाँ पर जितने भी बैंक थे उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको फिक्स करो। जितनी भी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट थी उन्होंने अपनी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो एफआईआई ओपन कर दिया था। मर्चेंट बैंक आते हैं जिसके अंदर म्यूचुअल फंड आता है, पेंशन फंड आते हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई के अंदर, ठीक है। ये ओपन कर दिया था आरबीआई ने आफ्टर 1991, या हम कह सकते हैं लिबरलाइजेशन के अंदर। उसके बाद टैक्स रिफॉर्म, यहाँ पर टैक्स रिडक्शन कर दिया गया कि जो टैक्स रेट थी वो कम कर दी गई, और जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो एक इंडिविजुअल इनकम के अकॉर्डिंग ही स्पेशलाइज किया गया, सिंप्लीफिकेशन किया गया उसको, कि एक इंडिविजुअल को इनकम के ऊपर उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। जो इंडिविजुअल टैक्स पे करता है, जो कोई भी पर्सन अपनी सैलरी वगैरह के ऊपर, वो 1991 के बाद ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। किस लिए यहाँ पर जो टैक्स रिफॉर्म या फिजिकल जो रिफॉर्म है वो कम करने का, रिडक्शन करने का क्या था कि यहाँ से जो हैवी बर्डन था, जो कॉम्प्लेक्स नेचर के टैक्सेस थे वो क्या कर दिए गए, अवॉइड कर दिए गए, ठीक है। जिनसे लोग डरते थे, जिस टैक्स से डरते हुए लोग काम नहीं करते थे। रिफॉर्म हैज़ ऑल्सो बीन मेड इन टैक्स लिविड कॉमोडेटेड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच वॉज पोज इन 1916 केम टू इफेक्ट इन 2017। सो ये जुलाई 2017 से अप्लाई किया गया था। जो जीएसटी हमारा 2016 में लागू कर दिया गया था, जिसके अंदर वन प्राइस सिस्टम फिक्स किया गया था, ठीक है। वॉज एक्सेप्टेड टू जनरेट एडिशनल गवर्नमेंट रिवेन्यू एंड प्रिवेंट टैक्स एविएशन, कि ये ना, ये तो था नहीं कि वो जो बस इतना था कि जो गवर्नमेंट के लिए एक रिवेन्यू का रिसोर्स बना था, और जो एविएशन जो टैक्स की हेरा फेरी होती थी उससे बचा जा सकता था, ठीक है। देन उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म किया गया, जहाँ पर क्या किया गया, जो इंडियन रुपीज़ था वो बहुत ही कम चला गया था, उसकी वैल्यू बहुत कम थी फॉरेन करेंसी के अकॉर्डिंग। सो उसके बाद यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जितना भी इम्बैलेंस था वो इम्बैलेंस ही रहा। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे क्या किया गया, जो लिबरलाइजेशन आया उस वजह से रिफॉर्म किया गया, किसको, फॉरेन एक्सचेंज को, जिससे हमारे इंडियन रुपीज़ की वैल्यू इंक्रीज हुई। Followed by the devaluation, the exchange value of the Indian rupee in the international money was left to free play of foreign forces, कि जो मार्केट फोर्स, जो मार्केट के अंदर यहाँ पर अब इंडियन रुपीज़ को भी ये कहा गया कि आप फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते, तो वहाँ पर जो हमारी मनी थी वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगी,
ठीक है। तो यहाँ पर फ्री कर दिया गया कि जो इंडियन रुपीज़ में भी लेन देन होगा। देन उसके बाद ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म की गई। जैसे ही लिबरलाइजेशन आया उसके बाद जितने भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के जितने भी कोटास थे उसको इंपोर्ट किया, जो इंपोर्ट करते थे जो लागू थे उसको हटा दिया गया, कि जो कोटा मिलता था इंपोर्ट के टाइम पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का उसको हटा दिया गया। टैरिफ रेट कम कर दी गई। यहाँ पर जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई थी कि जो नई जो कुछ गुड़े थी जो इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते उनके लिए भी यहाँ पर लाइसेंस दे दिया गया। ठीक है। जितनी भी इंपोर्ट ड्यूटी थी उनको रिड्यूस कर दिया गया, जिससे क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक मार्केट था उसके अंदर कंपटीशन इंक्रीज हुआ। जितनी भी एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उनको विड्रॉ कर लिया गया ताकि यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडियन गुड्स भी जा सके। अप्रैल 2001 क्वांटिटीज रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट हैज़ बीन रिमूव्ड। 2001 अप्रैल 2001 के अंदर जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, तो जितने भी इंपोर्ट के ऊपर वो सारे के सारे रिमूव कर दिए गए। सो भाई मेनली जो लिबरलाइजेशन था उसकी वजह से क्या हुआ कि जो फॉरेन ट्रेड मतलब हमारे फॉरेन के साथ जो है गुड्स का एक्सचेंज एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो अच्छा रिलेशन हुआ। फॉरेन्स के साथ जितने भी इन्वेस्टमेंट हम करते थे उनका इंक्रीमेंट हुआ, उससे हमें जितनी भी ड्यूटीज़ थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वो हटाने से हमारी जितनी भी बाउंड्रीज थी मीन्स वो रिमूव हो गई, जिससे हमारा फॉरेन के साथ जो हमारा रिलेशन था वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो भी अच्छा हो पाया। ठीक है। सो मेनली ये सारे के सारे रिफॉर्म हुए थे लिबरलाइजेशन के अंदर। सो ये मेन है, थोड़ी सी आपको तीनों के तीनों को अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ नहीं खाली मैं ये नहीं कह सकती कि पेपर के अंदर ही जो आपका मेन एग्जाम होगा, जो जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं उन इन तीनों के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी ज़रूरी नहीं कि जो आपकी इकोनॉमिक्स है ये सारे के सारे पॉइंट आपके बिजनेस स्टडी में भी आएंगे, इवन किसी दूसरी टॉपिक में एसएसटी में भी आ सकते हैं आपके। तो आपको इसके बारे में जितना हो सके उतना पता होना चाहिए। ओके। सो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक लिबरलाइजेशन। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद प्राइवेटाइजेशन को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कोई भी डाउट है लिबरलाइजेशन के अंदर प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर।